Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we will discuss about the infrastructure development of J&K. Before starting our session, here's a brief description of about our YouTube channel. You can subscribe to our channel on the link given here, or if you have any queries with regards to our lessons, or if you wish to order notes for our online videos, you can contact on the number given on your screen here. So let's start our today's session. आज हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काफ़ी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं J&K में वो क्या हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनर्जी सेक्टर, अबाउट रोड्स, रेलवेज, टनल्स, द पर्वतमाला प्रोजेक्ट, क्या कौन कौन से रिसेंटली डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू स्ट्रेंथन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन दी वाटर सप्लाई, फ्लड मैनेजमेंट, समृद्ध सीमा योजना, अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एंड देन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन सर्विसेज। सो पहले हम देखते हैं एनर्जी सेक्टर को। एज फार एज एनर्जी सेक्टर ऑफ J&K इज कंसर्न, अगर हम हाउस होल्ड्स की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हैज़ बीन अचीव्ड अंडर द सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो लॉन्च की गई थी टू एंश्योर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी कि हर घर जो है वो बिजली पहुंचाना। तो J&K में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स वो जो है इस स्कीम के अंडर इंश्योर किया गया है। अब इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या डेफिनेशन है, हम किस चीज़ को इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, हम किस चीज़ को ये मान के चलते हैं कि हाँ जी हर घर में बिजली पहुंच गई है, तो वो डिटेल्स जो है वो आपको सौभाग्य स्कीम में मिल जाएगी। यहाँ पे उन डिटेल्स में जाना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो जानने में, आप सौभाग्य स्कीम को जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उसमें आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो याद रखने की है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो J&K ने अचीव किया है। अब चूंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव हो चुकी है, तो ओवर द पास्ट 10 years, यानी कि ओवर द लास्ट डेकेड, ड्यू टू वेरियस इनिशिएटिव्स, there has been a 66% increase in the consumption of electricity per capita। यानी कि इन लेमैन टर्म्स अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पिछले 10 साल में एक बंदा, एक J&K का रहने वाला सिटीजन जो है, रेजिडेंट जो है, उसमें 66% इंक्रीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में आया हुआ है। या फिर अगर हम इसको पर ईयर देखें तो इट ट्रांसलेट्स टू 6.6% पर ईयर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ रही है उसका मतलब है हमने जो है जनरेशन में भी प्रोग्रेस की हुई है, क्योंकि कंजप्शन तभी बढ़ेगी जब सप्लाई अवेलेबल होगी, और सप्लाई तभी होगी जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई होगी। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवर द पास्ट 10 years जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो अगर हम बात करें कि J&K में मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या है, वो है हमारा हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का मतलब है जो हम रिवर्स का पोटेंशियल जो है वो यूटिलाइज करके जो इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं हम हाइड्रो पावर पोटेंशियल। तो अगर हम J&K में देखें जितनी भी सारी हमारी रिवर्स हैं जहां पे हाइड्रो पावर जनरेट करना पॉसिबल है, तो टोटल कैपेसिटी हाइड्रो पावर जनरेट करने की J&K में है 18392 मेगावाट। ये JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटी J&K में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कितनी है। सो वो ये फिगर जो है यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब ये जो है देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम J&K में जनरेट कर सकते हैं, बट क्या हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अभी की है? नहीं, हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी अभी जनरेट नहीं की है। ये मतलब इसको और सिंपल बनाने के लिए मैं आपको इस तरह से भी समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो है उसके अंदर कैपेसिटी है
कि वो एक साल में 10 घर बना सकता है, ठीक है, 10 हाउसेस पर ईयर, ये उसकी कैपेसिटी है। बट वो एक्चुअली में कितने घर बनाता है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वो एक्चुअली में हो सकता है 6 ही बना रहा हो, 7 ही बना रहा हो, 5 ही बना रहा हो। तो ये जो है ये एक्चुअल में वो इतने बना रहा है, बट उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 बनाने की। इसी तरह से हमारी कैपेसिटी जो है जनरेट करने की वो 18392 मेगावाट है, बट इतना अभी जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस 18392 में से सिर्फ 14867 मेगावाट जो है वो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मतलब हमने वो वाली लोकेशंस, वो वाली रिवर्स, वो वाली एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं जहां से हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। इसमें से 18392 में से 18392 हमारा पूरा पोटेंशियल है, बट आइडेंटिफाई जो है वो हमने इसमें से 1486 मेगावाट जो है वो किया है, ठीक है। अब क्या ये 14867 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो नहीं, एक्चुअल हमारी जो टोटल हमारा जो आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है उसका सिर्फ इसका 24.44% ही हम एक्चुअल में जनरेट करते हैं। ये हमारी एक्चुअल जनरेशन है, 24.44% ऑफ 14867। तो वो रफली ट्रांसलेट होता है टू 3633, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3633.21 मेगावाट, ठीक है। तो एक्चुअल जो हमारी अभी कैपेसिटी जो है, जितनी बिजली हम जनरेट कर रहे हैं वो है 3633.21, विच इज 24% ऑफ 14867 मेगावाट, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस जो है JKSSB अक्सर पूछता है। फिर से मैं आपको यहाँ पे एक बार बताता हूँ, टोटल पोटेंशियल हमारा इतना है, आइडेंटिफाई हमने इतना किया हुआ है, बट एक्चुअल जनरेशन हमारी 24.44% ही है, जो रफली ट्रांसलेट होता है टू 3633.21 मेगावाट में। अब इस 3633.21 मेगावाट का अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन देखें तो इसमें स्टेट जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो जनरेट करती है 1220.96 मेगावाट, ठीक है। ये हमारा स्टेट जनरेट करता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से हम बिजली जनरेट करते हैं वो है 2339 मेगावाट। ये सेंटर की मदद से हम जनरेट करते हैं। एंड देन वहां पे कुछ थोड़ा सा 73.25 मेगावाट जो है वो कौन जनरेट करता है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। सेंटर और स्टेट को छोड़कर एक और कैटेगरी है पावर प्रोड्यूसर्स की, उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो वो जनरेट करते हैं 73.25। तो अगर आप इन फिगर्स पे नजर डालेंगे, मैक्सिमम बिजली जो है वो जनरेट कहाँ से होती है, किसकी मदद से होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो यूटी की गवर्नमेंट है वो 1220.96 मेगावाट ही जनरेट कर पाते हैं। तो इनका अगर हम थोड़ा सा जो है ग्राफ यहाँ पर देखें, आपको ग्राफ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको अभी तक कह रहा था। ये देखिए पोटेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई कितना किया है हमने, और हार्डनेस एक्चुअल जनरेशन जो हमारी है वो कितनी है। तो ये तीनों फिगर्स आपको बिल्कुल ज़बानी याद रखने हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारा जो ये पावर जनरेशन है ये आता कहाँ से है, और मैंने जैसे आपको बोला कि हाइड्रो पावर जो है ये हम रिवर्स की मदद से जनरेट करते हैं। सो सबसे ज़्यादा जनरेशन जो है हमारी चिनाब रिवर बेसिन से होता है। चिनाब से कितना होता है? 76%। देन सेकेंड नंबर पे हमारा झेलम बेसिन आता है जिसमें हमारा 21% जनरेट होता है, और बाकी जो है हमारा 500 मेगावाट जो है वो रावी बेसिन में होता है, एंड इट इज़ अराउंड 3%। सो मैक्सिमम जो है हमारा चिनाब बेसिन से, चिनाब एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उन पे जो पावर प्रोजेक्ट्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं उनसे हमारी मैक्सिमम जनरेशन जो है JNK में होती है। फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे झेलम पे, एंड थर्ड नंबर पे रावी बेसिन में। तो जब मैं यहाँ पे चिनाब कह रहा हूँ, झेलम कह रहा हूँ, रावी कह रहा हूँ, तो इसमें इनकी ट्रिब्यूटरीज भी इन्वॉल्व है जो पावर जनरेशन के लिए यूज होती हैं।
अब देखिए, जो एजेंसीज डिफरेंट रेस्पॉन्सिबल हैं पावर जनरेशन के लिए, उसमें पहला जो है हमारे पास है नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन है जो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके, JNK में 8 प्रोजेक्ट्स हैं। तो कितनी कैपेसिटी उसकी पावर जनरेशन की, वो है 2339। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि 2339 मेगावाट जो है वो सेंटर की मदद से हम जनरेट करते हैं। सेंटर में किस एजेंसी की वजह से, तो नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन। देन कम्स हमारा जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनके 23 प्रोजेक्ट्स हैं एंड दे जनरेट 1220.96 मेगावाट। और फिर जो मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इनके 9 प्रोजेक्ट्स हैं एंड दे जनरेट 73.25। तो इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो एक्चुअल जनरेशन वो हमारी यहाँ पे आ जाती है 3633.21 एंड टोटल प्रोजेक्ट्स हमारे जो है वो 39 है। अब जो ये जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसका काम क्या है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करना। यानी कि जो पावर जो है जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से या कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस पावर को ट्रेड करना। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये मेनली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दो कॉरपोरेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका जो ट्रेड है वो जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो करता है। तो इन दो एजेंसीज के अलावा हमारे पास और कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज है, जिसमें पहला हमारा आता है रैटल, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी जो है, ये कॉरपोरेशन जो है, ये बनी है NHPC और JK पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से। इन दोनों का यह एक जॉइंट वेंचर है जिसमें ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है 51% जो है NHPC की है और 49% जो है वो JK PDC की है। ठीक है, तो ये जो है रैटल हाइडल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक पावर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करता है जिसकी कैपेसिटी है 850 मेगावाट। ठीक है, SSB में अक्सर जो है पावर प्रोजेक्ट्स की जनरेशन कैपेसिटी भी पूछी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप याद रखेंगे जो रैटल है इसकी जो जनरेशन कैपेसिटी वो 850 मेगावाट है और एक जॉइंट वेंचर है NHPC और JK PDC का। इसके अलावा हमारे पास है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये भी एक कॉरपोरेशन है, एक जॉइंट वेंचर है अगेन बिटवीन NHPC एंड JK पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह है, 51% NHPC का, 49% जो है JK PDC का। ये 2008 में ये कॉरपोरेशन जो है सेटअप की गई थी। तो किस लिए सेटअप की गई थी, कि जो रिवर चिनाब है उसका जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको हम हार्नेस कर पाएँ। ठीक है, तो रिवर चिनाब पे डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं बनाए गए हैं, जिसमें पकल डुल आता है हमारा, कीरू आता है हमारा, कुआर आता है हमारा, किरथाई आता है हमारा। ये पावर प्रोजेक्ट आगे मैं आपको लेसन में डिटेल में बताऊंगा कि किस रिवर पे कौन सा पावर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है ये 2008 में बनाया गया था टू हार्नेस द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चिनाब। और इसमें भी शेयर होल्डिंग बिल्कुल जिस तरह से रैटल में है उसी तरह से चिनाब वैली में भी है। अब इससे पहले कि हम देखें कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे लोकेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम नोटिफाई की थी इन द ईयर 2022 एंड 23 इस साल में, जिसका नाम है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS। RDSS का मेन मकसद क्या था, इसका मकसद था कि 14 लाख स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल करना बाय द ईयर 2025।
जो आजकल आप देख रहे हैं आपकी लोकेलिटी में भी स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हुए होंगे या हो रहे होंगे, तो वो किस स्कीम के अंडर होता है? वो होता है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंदर, जिसमें टारगेट जो है गवर्नमेंट को ने दिया हुआ है ऑफ 14 लाख स्मार्ट मीटर्स टू बी इंस्टॉल्ड बाय द ईयर 2025। ना कि स्मार्ट मीटर्स ही इंस्टॉल करना, बल्कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी लॉसेज हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, जनरेशन में, उनको भी कम करना बाय द ईयर 2025। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल करना, और जो हमारा लॉस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, उसको भी रिड्यूस करना बाय द ईयर 2025। तो अब हम यहां पे देखेंगे जो डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं वो किस किस रिवर पर लोकेटेड हैं। ये भी JKSSB का जो है, ये उनके फेवरेट क्वेश्चंस में से जो है एक पार्ट है कि अक्सर वो आपको पावर प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, फिर आपको चूज करना होता है या तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है या ये किस रिवर पर लोकेटेड है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ 19 पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो दिए गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है बगलिहार, चिनानी है, चुटक जो है, खैर ये तो पहले जब JNK स्टेट था तब हमारे साथ आता था, अब तो ये UT अलग करगिल में चला गया है। इसी तरह से हमारे पास दुलहस्ती है, गांधरबल है, अगेन ये भी हमारा लद्दाख UT में चला गया है। देन वी हैव दिस किशन गंगा, लोअर झेलम। तो आपसे क्वेश्चंस इसमें इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और किस रिवर पर ये बेस्ड है। इसी तरह से अपर सिंध के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इन पावर प्रोजेक्ट्स की लोकेशन जो है और ये किस रिवर पर लोकेटेड है वो भी याद रखें। आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा असाइनमेंट ये है कि आप हर एक पावर प्रोजेक्ट की जनरेशन कैपेसिटी को भी देख लेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले कुछ टाइम पहले बोला कि रैटल पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी कैपेसिटी 850 मेगावाट है। इसी तरह से आप देखेंगे बगलिहार की कितनी है, चिनानी की कितनी है, दुलहस्ती। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की खास तौर से बगलिहार, चिनानी, इसी तरह से दुलहस्ती है हमारा, या सलाल है हमारा, सेवा है, इसी तरह से हमारा उड़ी 1, उड़ी 2 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी खास तौर से आपको जो है जनरेशन कैपेसिटी वो पता होनी चाहिए। तो आप इसको एक बार देखें, इसको एक बार पढ़ें, कमेंट सेक्शन में बताएं किस पावर प्रोजेक्ट की कितनी जनरेशन कैपेसिटी है। इफ़ यू आर अनएबल टू फाइंड इट या आपको कोई कंफ्यूजन होता है, डू लेट मी नो, हम इस पर भी एक सेशन करेंगे। तो इन पावर प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी प्रपोजल में ही हैं, मतलब वो अभी जो है शुरू नहीं हुए हैं, वो बस प्रपोज्ड है। जिसमें हमारा एक आता है पक्कल दुल, जिसकी प्रपोज्ड कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में प्रपोज्ड है ऑन द रिवर चिनाब। चिनाब पे भी एक्चुअली मेनली चिनाब पे नहीं, चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी आती है मरुसुदर। चिनाब की इस ट्रिब्यूटरी पर यह पावर प्रोजेक्ट जो है प्रपोज्ड है। तो यहां पे एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट जो है वो JNK में कौन सा था? तो उसका नाम है मोहरा पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ये पावर प्रोजेक्ट जो है ये बारामूला में कमीशन किया गया था इन द ईयर 1905। तो 4 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी थी। सो इट वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ JNK। अब आप जो है इन पावर प्रोजेक्ट्स की एक बार जब जनरेशन कैपेसिटी को देखेंगे, उसको याद करेंगे, तो फिर उसमें से दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पावर प्रोजेक्ट की आप हमें कैपेसिटी बताइए कितनी है, या पूछा जाएगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। कैटेगरी में फॉल करने का मतलब है, यहाँ पे आप देखिए पावर प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज है डिपेंडिंग ऑन देयर जनरेशन कैपेसिटी, जिसमें हमारा पहला आता है माइक्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वो वाले पावर प्रोजेक्ट जिनकी जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 100 किलोवाट तक है। फिर हमारे मिनी आता है जो 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक है। फिर हमारा स्मॉल आता है 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक।
फिर हमारे मेगा पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं जो जिनकी कैपेसिटी 500 मेगावाट से ज़्यादा है। एंड देन कम दी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये थर्मल जो है ये कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट होते हैं, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये जो रिवर्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये कोल की मदद से इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है। तो जो मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है 500 मेगावाट से ज़्यादा होती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था रैटल, जिसकी कैपेसिटी 850 मेगावाट है। सो वो मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में जो है फॉल होता है। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स मैंने मार्क किए, उनमें जब आप जनरेशन कैपेसिटी देखेंगे तो आप उसको इजीली फिट कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल होता है। देन कम्स द हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी ऑफ 2020। ठीक है, इस पॉलिसी को डिवाइस करने का मकसद ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, जो एनर्जी कंजप्शन हो हमारे JNK में, वो जो है वो ग्रीन सॉल्यूशंस पे बेस्ड हो। मतलब एनर्जी जो है इस तरह से जनरेट हो कि हमारे एनवायरनमेंट को जो है कम से कम नुकसान हो जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो दिया गया है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, और हमारे LED लाइट्स पे। LED लाइट्स जो है ये एक एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम है, जो इनकैंडिसेंट लैंप है उससे ज़्यादा बेटर हमारी LED लाइट्स है। पावर कंजप्शन भी कम है इसमें और ब्राइटनेस भी ज़्यादा है। तो इस पॉलिसी के अंदर जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट को और LED लाइट्स पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो अगर हम देखें JNK में जो है इट हैज़ 25 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अंडर ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। इसका मतलब क्या है, जो रूफटॉप्स पे हम सोलर पावर प्लांट्स लगाते हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सप्लाई होती है ग्रिड्स में, मेन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स में, जिससे फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाकी जगहों पे भी होता है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है उसकी कैपेसिटी अभी JNK में जो है सिर्फ 25 मेगावाट की हुई है। इसी तरह से इस पॉलिसी के अंदर जब LED लाइटिंग पे जोर दिया गया तो 19,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो इंस्टॉल की गई थी। तो अभी जो है इस पे फोकस जो है वो चल रहा है। स्ट्रीट लाइट्स के अलावा जो है सोलर होम लाइट्स को भी इस पॉलिसी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सोलर होम लाइट्स। तो अगर आप ये डिफरेंट तरह की लाइटिंग देखेंगे, चाहे वो सोलर होम लाइट हो या फिर सोलर हमारा रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो, ये ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे एनवायरनमेंट पे कोई भी डैमेज नहीं होता है, और वही इस पॉलिसी का भी मकसद है। इसके अलावा हमारे पास है JNK कैप्टिव पावर पॉलिसी 2022, जिसमें कैप्टिव पावर को डेवलप करने पे फोकस दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कैप्टिव पावर आखिर होता क्या है। कैप्टिव पावर का मतलब है अगर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसमें एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ज़रूरत होती है, बट हो सकता है ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसको हमेशा अवेलेबल ना हो। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है दे देमसेल्व्स जनरेट देयर ओन पावर। ठीक है, वो एक लोकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं जिससे वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट को चलाते हैं। तो ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स जिसमें यूजर ही जनरेट करता है और यूजर उसको खुद के लिए ही कंज्यूम करता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी और को देने के लिए नहीं, बल्कि खुद ही कंज्यूम करने के लिए। तो ऐसे पावर को बोलते हैं हम कैप्टिव पावर। इसके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी डिपेंडेंस जो है वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई पे उतनी ज़्यादा नहीं होती है। दे इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ कैप्टिव पावर, खुद ही पावर को जनरेट करते हैं, खुद ही उसको कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर यहाँ पे पावर का जनरेटर भी है और कंज्यूमर दोनों, तो ऐसे पावर को हम बोलते हैं कैप्टिव पावर।
तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे एस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड्स। अगर हम अपनी यूटी में देखें, वी हैव अ रोड नेटवर्क ऑफ 41,140 किलोमीटर्स टोटल, जिसमें से 1375 किलोमीटर्स जो है वो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, और हमारा 695 किलोमीटर्स जो है वो स्टेट हाईवेज है, और हमारे 1359 किलोमीटर्स जो है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में से बड़ी बड़ी सड़कें चलती हैं वो है। और बाकी के जो 37,351 किलोमीटर्स है वो हमारे बाकी इन मेजर रोड्स को छोड़कर बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में से रोड्स जाती हैं और जो विलेजेस में से जाती हैं वो है। तो जे.एंड.के में जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ है ओवर द ईयर्स। इनफैक्ट हमारी रैंकिंग जो है वो थर्ड है नेशनल लेवल में ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022 अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर जो है फार फ्लंग एरियाज में जो है रोड कंस्ट्रक्शन को जो है टेकअप किया गया था, ताकि हैबिटेशंस को जो है प्रॉपरली रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। तो इसमें जे.एंड.के ने जो है थर्ड रैंक अचीव की थी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, थर्ड रैंक ऑल ओवर द कंट्री। इसके अलावा एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो बनने वाली है जम्मू में। इसका क्या मतलब है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क? मल्टी मॉडल का मतलब है वो वाला एरिया जिसमें डिफरेंट तरह से डिफरेंट कैटेगरीज की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ट्रेन हो, या और कोई तरह की कनेक्टिविटी जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं उस एरिया को, उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो ये कहाँ पे आने वाली? ये हमारी जम्मू रीजन में आने वाली है। तो उसके अलावा अभी रिसेंटली जो है पुश हमारा रेलवे सेक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो रेलवे लाइन है उसको हम बोलते हैं जम्मू बारामूला लाइन, जो जम्मू को कनेक्ट करती है कश्मीर से और एंड होती है यहाँ पे। इसका एक एंड जो है बारामूला में है, तो अगर हम कश्मीर से बाहर जाएं इसका दूसरा एंड जो है वो जम्मू में है। ठीक है, तो जम्मू से जो है फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री से ये रेल लाइन कनेक्ट होती है। तो टोटल जो लेंथ है इस रेलवे लाइन की वो है 338 किलोमीटर्स, और ये जो है ये हमारा नॉर्दर्न जोन में फॉल करता है। रेलवेज के जो है डिफरेंट जोन होते हैं, ठीक है, और हमारी जो रेलवे लाइन है वो नॉर्दर्न जोन में आती है, बिकॉज ऑब्वियसली हम नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो इसलिए नॉर्दर्न जोन में। और रेलवे के जो है जोन्स के अलावा कुछ डिविजन्स भी होते हैं। तो ये रेलवे लाइन जो है ये फिरोजपुर डिवीजन में, रेलवे डिवीजन में आती है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे याद रखने वाली हैं, नॉर्दर्न जोन में और फिरोजपुर डिवीजन में ये आती है। तो अगर हम देखें जम्मू में तो काफ़ी टाइम से रेल कनेक्टिविटी रही है, क्योंकि वहाँ का टेरेन जो है वो सूटेबल था फॉर लेइंग ऑफ ट्रेन्स। बट कश्मीर में जो है डिफ़िकल्टी रही है, क्योंकि हिली टेरेन है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे रेल लाइंस को बिछाना। बट कश्मीर में भी इन द ईयर 2013 फर्स्ट ट्रेन सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई थी राजवंशर इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट टू अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बडगाम से लेकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की थी, जिसमें टोटल 66 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर की गई थी इन द ईयर 2013। तो कश्मीर में भी ट्रेन इंट्रोड्यूस हो गई इस साल में। एक्चुअली जो जम्मू से बारामूला का ये वाला जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये इनिशिएट हुआ था इन द ईयर 1996, और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट हुआ था। बट फिर 2000 ईयर फिर इन द ईयर 2002 इस प्रोजेक्ट को जो है अनाउंस किया गया था। इनिशिएट मतलब इस प्रोजेक्ट पे काम होना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था 1996 में, बट ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया इन द ईयर 2022, और तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इन 6 सालों में जो है इस रेलवे लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया गया और इस पे काम जो है वो शुरू किया गया।
अब तो है हमारे रेलवेज पे काफ़ी सारा काम जो है वो हुआ है। इनफैक्ट इसी साल इन द ईयर 2024 इन द मंथ ऑफ फरवरी जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, जिसको MEMU ट्रेन बोलते हैं, यानी कि मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इस ट्रेन की भी इनॉग्रेशन की थी बिटवीन बारामुल्ला एंड संगलदन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक मेन लाइन मल्टीपल यूनिट ट्रेन जो है, MEMU ट्रेन जो है, वो JNK में किन दो एरियाज के बीच में जो है इनॉग्रेट की गई, तो वो है बारामुल्ला एंड संगलदन इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024। अब इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने से हमने क्या अचीव किया? ये पहला फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक है बिटवीन उधमपुर एंड संगलदन, ठीक है, पहला फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक। दूसरा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन ऑपरेशन इन कश्मीर वैली, ये MEMU ट्रेन, ठीक है, ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है कश्मीर वैली में चलने लगी। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल इन इंडिया, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ जो है 12.77 किलोमीटर्स है, ठीक है। और किन दो रेलवे स्टेशंस के बीच में? खारी एंड संबर। तो यहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स जो आपको याद रखने हैं कि इस इनॉग्रेशन की वजह से, इस इलेक्ट्रिक ट्रेन की इनॉग्रेशन की वजह से हमने 3 माइलस्टोन्स को अचीव किया। कौन पहला माइलस्टोन किया है? फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स बिटवीन उधमपुर एंड संगलदन। दूसरा, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन ऑपरेशन इन कश्मीर वैली, जो कि इसी साल हुआ 2024 में। और लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल इन इंडिया 12.77 किलोमीटर्स बिटवीन खारी एंड सुंबर रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब जब हम रेलवेज की बात करें और हम चिनाब रेल ब्रिज की बात ना करें तो हमारा टॉपिक जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि ये चिनाब रेल ब्रिज जो है ये इन इटसेल्फ एक मार्वल है। इसकी एक पिक्चर जो है यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज जो है किस डिफिकल्ट टेरेन पे बनाया गया है। नीचे से ये हमारी चिनाब रिवर जो है ये फ्लो हो रही है, तो इस रिवर को बाईपास करने के लिए ये रेलवे लाइन जो है इस चिनाब रेल ब्रिज के ऊपर से चल रही है, ठीक है। चिनाब रेल ब्रिज के बारे में आपको कुछ फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने हैं। ये ब्रिज जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन बक्कल एंड काउरी। ये बक्कल एंड काउरी कहां पर है? ये रियासी में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इन दो एरियाज के बीच में जो है ये ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये ब्रिज जो है इट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 1178 फीट, ठीक है, 1178 फीट अबव द रिवर, मतलब रिवर से ऊपर अगर आप डिस्टेंस देखिए कितना है ये, इट इज 1178 फीट। ये दूसरा फैक्ट है इसके बारे में। और इसकी वजह से जो है दिस हैज बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, ठीक है। और उसके साथ साथ न कि ये सिर्फ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज है, उसके अलावा जो है इट इज वर्ल्ड्स 16th हाईएस्ट ब्रिज। यहां पे आप कंफ्यूज ना हो, ये 16th हाईएस्ट ब्रिज है बट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज है, तो यहां डिफरेंस है। यहां सिंपली ब्रिज है और यहाँ पे रेल ब्रिज है। ब्रिज जो है वो कोई भी हो सकता है, रेल के अलावा जो है किसी और तरह का ब्रिज भी हो सकता है। कंक्रीट ब्रिज हो सकता है हमारा, जो बसेस के लिए यूज़ होता है या पेडेस्ट्रियंस के लिए यूज़ होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस जो है उसमें जो है इट इज़ 16th हाईएस्ट। बट अगर हम रेल ब्रिजेस देखें दुनिया के, तो उसमें जो है ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है। और इट इज़ वर्ल्ड्स 11th लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज, 11th लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज। आप देखिए इस ब्रिज में एक आर्च है,
तो इसकी अगर हम लेंथ देखें, इट इज़ द 11th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये चिनाल रेल ब्रिज जो है ये खुद में ही एक कितना बड़ा जो है मार्वल है, खुद में एक कितनी बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे कंट्री के इंजीनियर्स ने जो है अचीव की है। तो रेलवेज के बारे में आपको ये सब चीज़ें, सिंपल चीज़ें जो है वो याद रखनी है। मोर और लेस क्वेश्चंस जो है इसी के अराउंड एक्सपेक्टेड होंगे। तो हम हमारे आने वाले सेशन में जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस टनल्स इन JNK, उनके क्या फीचर्स हैं। उसके अलावा हम नेशनल हाईवेज देखेंगे, फिर हम पर्वतमाला प्रोजेक्ट पे भी आएंगे, डिजिटल इनिशिएटिव, वाटर सप्लाई और जो बाकी के टॉपिक्स मैंने लिस्ट आउट किए थे वो हम हमारे अगले सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। थैंक यू।